दोस्तों नमस्कार। जो लोग मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि 7 अप्रैल 2024 का मेरा एक वीडियो था जिसको आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, जिसमें मैंने ये कहा था कि नाउ बॉल इज इन ईडीज कोर्ट। मतलब अब जो गेंद है वो ईडी के पाले में है। अभी तक ईडी ने 9 सम्मन भेजे थे और ये कहा था केजरीवाल अपीयर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया, ईडी अपने साथ ले गई और ये उम्मीद थी कि जो एविडेंसेस ईडी के पास होंगे उस बेस पे चार्जशीट फाइल होगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है और जो दलीलें कोर्ट में दी गई उसमें बार बार यही कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। शायद यही कारण है कि आज जो केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है उसमें कहीं ना कहीं ईडी की अपनी गलती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैं उसकी डिटेल में चर्चा करूंगा और ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल ईडी से चूक क्यों हो गई। क्या ये टिपिकल सरकारी सिस्टम है कि आप लगातार एक के बाद एक 9 सम्मन देते गए? सवाल इस बात का है कि 9 सम्मन की जरूरत क्या थी? क्या आप 1 या 2 सम्मन के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते थे? अगर आपने 9 सम्मन दिए तो 3-4 और दे देते। 9 पे आपने क्यों अरेस्ट किया? कुल मिला के स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं ईडी ने भी इस पूरे केस को बहुत लाइटली लिया और ये समझा कि हम ईडी हैं, हमने एक बार किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो पावर्स हैं कानून के तहत वो ईडी के अधिकारियों के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ईडी की इस सोच को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको ध्यान से देखें तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है, जिसकी चर्चा आज डिटेल में मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर करिए ताकि सबको इस पूरे इंटरिम बेल के पीछे की जो कहानी है वो समझ में आए और हो सके तो इस वीडियो को जहां तक हो सके एनालाइज करिए कि किस तरह से अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम सही नहीं करती हैं तो उनकी इमेज पे भी बट्टा लगता है और पूरे सिस्टम को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि चूक कहां हुई। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, इसलिए इस वीडियो को भी आप, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, केजरीवाल ने ये जो हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में ये अपनी जो अरेस्ट हुई थी उसको चैलेंज किया था ये कह के कि अरेस्ट ही गलत है, क्योंकि बार बार जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने बेल क्यों नहीं दी, आपने बेल के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, तो उसके ऊपर केजरीवाल के वकीलों का ये कहना था कि अगर हम बेल की एप्लीकेशन देंगे तो इसका मतलब हम एक्यूज हैं। हम एक्यूज नहीं हैं। हमने आपको ये कहा है कि अरेस्ट गलत है, आप इस पे फैसला सुनाइए। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब एप्लीकेशन बेल की नहीं है तो फिर इंटरिम बेल क्यों? ये भी अपने आप में एक लीगल मुद्दा है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देने का प्रयास किया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। इशू ये था कि साहब जो सेक्शन 19 है जो पीएमएलए का, उसके तहत जो आपने अरेस्ट किए हैं केजरीवाल को, जो बाकी कार्रवाई हुई है उसके तहत आपने कहीं ना कहीं वायलेशन किया है। आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा है जो जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी है, आपके पास एविडेंसेस हैं, तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? ये सवाल बार बार ईडी को चुभेगा और ईडी से ये बार बार पूछा जाएगा। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है वो ये कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास ये केस आया था ये एलजी की कंप्लेंट पे आया था और एलजी ने कंप्लेंट कब की थी? जुलाई 2022 में। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। मई चल रहा है, जून जुलाई, करीब 22 महीने से ऊपर हो गया। सवाल इस बात का है कि 22 महीने में ईडी ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी? क्या तथ्य थे कि अभी तक आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि जहां पे आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन 1 साल में खत्म करना होता है, आप 2 साल से बैठे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? आपने अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी?
और ये बात जब बार बार आई तो शायद ईडी के पास जवाब नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि देखिए, कुल मिला के आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, लेकिन आप चार्जेस फ्रेम नहीं कर रहे। किसकी गलती है, कौन है, क्या आपके पास पूरे तथ्य हैं या नहीं है, इस बात को ईडी को जवाब देना बहुत भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो आर्ग्यूमेंट आया है केजरीवाल के वकीलों की तरफ से वो ये कि साहब देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, इनको पूरे देश में प्रचार करना है। अगर ये अपनी पार्टी और अपने विचार नहीं रखेंगे तो डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शन एक मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, आप उससे इनको वंचित करेंगे और ये 5 साल में एक बार आता है। इस बात को लेकर बहुत बड़ी जो बहस हुई उसमें ईडी के वकीलों ने भी कहा कि देखिए साहब, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बाहर जाए, जेल में रह के भी लोगों ने चुनाव लड़े और जीते। इस बात को भी उन्होंने कहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? While examining the question of grant of interim bail or release, the court always takes into consideration the peculiarities associated with the person in question and the surrounding circumstances. In fact, to ignore the same would be wrong. कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब भी हम इंटरिम बेल की बात करते हैं तो हम उसमें खास पिक्यूलियर सिचुएशन को कंसिडर करते हैं और उसके आसपास के सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को। यहाँ पे पिक्यूलियरिटी क्या थी? केजरीवाल सिटिंग सीएम है, इन्होंने रिजाइन नहीं दिया। सर्कमस्टांसेस क्या थे? चुनाव चल रहे हैं। तो सीएम, पार्टी हेड और चुनाव, ये 3 मुद्दे थे जिसको लेके केजरीवाल को इंटरिम बेल दी गई। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि अगली बार अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर अरेस्ट होता है तो वो रिजाइन ना करे, क्योंकि वो पद पे रहेगा। जब पद पे रहेगा और अपने आसपास कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, लोकसभा के, क्योंकि जितने भी चुनाव है वो जनरली 5 साल में एक बार ही होते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उस स्थिति के अंदर क्या होगा? इसका मतलब ये है कि सारे अपराधी जो पॉलिटिशियंस हैं करप्शन करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस्तीफा ना दें। अगर आप इस्तीफा दोगे तो आपका जो अथॉरिटी है वो कम हो जाता है। आप कुर्सी पे बने रहें और बेल एप्लीकेशन फाइल करें, इंटरिम बेल, केजरीवाल की जमानत का हवाला दें और कहें कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इलेक्शन कैंपेनिंग करनी है, मेरे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और 5 साल में एक बार मौका आता है। शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैदी हैं जेल में अंडर ट्रायल, वो सब अप्लाई करेंगे, या जिनको कन्विक्शन हो गया वो भी अप्लाई करेंगे कि हम जाके सब चुनाव लड़ते हैं और आने वाले दिनों में हम कहेंगे कि देखिए हमें कैंपेन करना है और हमें रायत जो जेल से मुक्ति मिले, रियायत दी जाए। इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स कोट किए गए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इंटरिम बेल होता क्या है। इंटरिम बेल का प्रोविज़न पीएमएलए के प्रावधानों में नहीं है। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना जो जजमेंट था उसको कोट किया और उसमें ये कहा गया, द एक्सप्रेशन इंटरिम बेल इज नॉट डिफाइंड इन द कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी नहीं है। इट इज एन इनोवेशन बाय लीगल फ्रेटर्निटी विच हैज गेन्ड एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन। ये जो इंटरिम वर्ड है ये कानून की देन है, ये संविधान की देन नहीं है। ये लीगल फ्रेटर्निटी ने डिस्कशंस में चीजें सामने आई हैं। The term interim bail, interim suspension of sentence has been used and accepted as part of legal vocabulary and are well known expressions. ये legal profession में बहुत popular है। The said terms are used in contradistinction and distinguish release on regular bail during pendency of trial or appeal till final adjudication, कि जब तक पूरी तरह से मामला कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, उस पर निर्णय नहीं आ जाता, तब तक ये इंटरिम बेल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो केजरीवाल को अभी 2 तारीख तक बेल दी गई है, ये बढ़ भी सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यही आर्ग्यूमेंट लेके इनके वकील वापस कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि देखिए कुछ नहीं बदला है, कोई चार्ज फाइल नहीं हुए हैं, कोई नया एविडेंस नहीं है, अभी तो हियरिंग चल रही है, केजरीवाल भाग नहीं रहा है, कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन ये है
कि आप जब तक फाइनल निर्णय नहीं आता कोर्ट का, आप केजरीवाल की इंटरिम बेल को एक्सटेंड कर दें। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है अगर हम सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखें तो, और यही इंटरप्रिटेशन इस लाइन का निकलता है। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल को 2 जून के बाद भी इंटरिम बेल एक्सटेंड हो सकती है। इसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि एप्लीकेशन फॉर इंटरिम सस्पेंशन और बेल are primarily moved and prayed for when the accused or convicted is not entitled or cannot get granted regular bail or suspension of sentence, or application for grant of regular bail is pending considering and is yet to be decided। केस चल रहा है, अभी तक उनको पूरी तरह से बेल नहीं मिली है, केस में भी टाइम है, तो उनको इंटरिम बेल मिल सकती है। और यही कारण है कि 2 जून के बाद भी केजरीवाल की जो बेल है वो एक्सटेंड हो सकती है। Interim bill entitling temporary release can be granted under compelling circumstances and grounds। ये इंटरिम बेल जो है वो टेम्पररी रिलीज है, लेकिन कंपेलिंग सिचुएशन और ग्राउंड हो उसमें दी जा सकती है। इवन व्हेन रेगुलर बेल वुड नॉट बी जस्टिफाइड, intolerable grief and suffering is the given facts may justify temporary release even when regular bail is not warranted। ऐसी परिस्थितियां जब बहुत ज़्यादा दुख हो, कोई फैमिली ट्रेजेडी हो, पर्सनल हेल्थ क्राइसिस हो, अनबियरेबल सिचुएशन हो, उस स्थिति में इंटरिम बेल दी जा सकती है। सच सिचुएशंस आर नॉट डिफिकल्ट टू रिकाउंट। ये चीज़ें समझना और बताना मुश्किल नहीं है, इसीलिए इस पे कोई गाइडलाइंस बने या कैटलॉग बने कि किस किस कंडीशन में इंटरिम बेल मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइज फालतू है। ये एक ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का। अब इससे आप ये अंदाज लगा लीजिए कि केजरीवाल की जो बेल है वो एक्सटेंड हो सकती है, और उस स्थिति में ईडी की मजबूरी हो जाएगी कि क्या किया जाए। मुद्दे पे आते हैं तो वहाँ ये था कि जब 9 बार केजरीवाल को सम्मन दिया गया तो सवाल इस बात का था कि जब आपको पता है कि बहुत सारा आपके पास एविडेंस है, क्राइम है, लेकिन केजरीवाल ना तो कोई सोसाइटी के थ्रेट है, ना आपने कोई चार्जशीट फाइल करी, ना आपने उनको किसी केस में एक्यूज्ड बनाया, लेकिन कुल मिला के आपने उनको अरेस्ट कर लिया। इस बात को लेके कि लीगली एंड वैलिडिटी ऑफ अरेस्ट इटसेल्फ इज अंडर चैलेंज, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अरेस्ट को लेकर चैलेंज किया गया। जब अरेस्ट को लेकर चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि आपने अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी, और ये यूनिक केस है क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, पार्टी का प्रवक्ता है, पार्टी के लीडर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, कोई रिस्क नहीं है, तो इंटरिम बेल देने में क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि द प्रोविजन वाज अपहेल्ड ऑन सेवरल ग्राउंड्स इंक्लूडिंग इंटर अलिया इट प्रमोट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी का नेता चुनाव प्रचार नहीं करेगा तो फ्री और फेयर इलेक्शन आप किसको बोलेंगे। इंडीड देयर आर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट दैट एडवर्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी डिस्क्राइबिंग एज ए बैरोमीटर एंड लाइफलाइन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इट्स सेटअप। अगर आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। और कैंपेन करना, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में उतरना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको समझना होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम केजरीवाल को इंटरिम बेल देते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्होंने कहा कि हम आपको बेल देंगे, और बेल ये कि एक तो आपको 50,000 रुपए का बॉन्ड फर्निश करना होगा, आप सीएम ऑफिस और दिल्ली सेक्रेटरीट विजिट नहीं करेंगे। अब दोस्तों मुझे बताओ कि आईटी के ज़माने में जब सारी फाइलें क्लाउड में हो तो आपको ऑफिस जाना होता है क्या? वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में ये कहना कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, इसका कोई औचित्य है? केजरीवाल अपने घर में बैठ के जो फाइलें चाहेंगे देखेंगे, जो फाइलें चाहेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन चाहेंगे फ़ोन पे दे देंगे। आप क्या कर लोगे? और जहाँ तक बात है, अगर उन्होंने रिटर्न में भी भेज दिया, व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेज दिए, या एप्पल के फ़ोन से भी आपने मैसेजेस भेज दिए, तो वो तो एनक्रिप्टेड है। ईडी के पास कोई पावर नहीं है उस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल या छीन के उसमें से पासवर्ड डाल के कुछ एक्सेप्ट करने का। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि यू विल नॉट विजिट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में,
इस तरह की कंडीशन का कोई मतलब नहीं रहता। He shall be bound by the statement made on his behalf and he shall not sign any official file unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the LG of Delhi. केजरीवाल साहब वैसे कोई फाइल नहीं साइन करते थे, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो ये कंडीशन भी अपने आप में कोई मायने नहीं रखती है। He will not make any comment with regard to his role in the present case. अपने रोल के बारे में, ईडी के बारे में तो बोल सकते हैं, मोदी के बारे में तो बोल सकते हैं, सबके बारे में बोल सकते हैं, अपने बारे में नहीं बोलेंगे और जरूरत भी नहीं है। समझने वालों को सब समझ में आता है किसके बारे में बात हो रही है। He will not interact with any of the witnesses or have any access to any official file connected with the case. देखिए, जितनी भी ऑफिशियल फाइल है, जो भी चार्जशीट्स हैं, वो तो सारी उनके वकीलों के पास ऑलरेडी है। इससे कनेक्टेड फाइल अगर उनको नहीं भी है तो किसी भी व्यक्ति को बुला के डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। अगर वो फाइलें सॉफ्ट कॉपी में हैं तो उनको कंप्यूटर से डिलीट भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है विटनेसेस की, तो विटनेसेस तो इनके अपने पार्टी के नेता हैं। क्या ये संजय सिंह से नहीं मिलेंगे? क्या ये बाकी अपने परिवार के लोगों से नहीं मिलेंगे? क्या अपने ड्राइवर से नहीं मिलेंगे? क्या अपने पियोन से नहीं मिलेंगे? किससे नहीं मिलेंगे? या अपने एमएलए एमपी से नहीं मिलेंगे? कहने का मतलब ये है कि जो इनके आसपास के लोग हैं उनको आप उनके दोस्त मानो या विटनेस मानो, यहाँ तो कॉमनैलिटी बहुत कुछ होगी। इस स्थिति में भी इन टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। The grant of interim bail will not be treated as an expression of opinion on the merit of the case and criminal appeal will be pending for consideration before us. दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, अब उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करे या ना करे, दुनिया ने तो ऑलरेडी कर दी। सुबह मैंने अपने वीडियो में करी, मैं आपको दोबारा इस केस का असेसमेंट दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ही स्थिति में इसका कोई आधार नहीं लगता। आपका क्या कहना है दोस्तों कि जो इंटरिम बेल मिली है, क्या ईडी इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था? ईडी को 2 साल लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कारण है कि ईडी को जब पता है कि इतना हाई स्टेक केस है, इलेक्शंस हैं, पॉलिटिकल स्टेक्स है, सब कुछ है, इतना स्लो प्रोसेस में ईडी ने काम क्यों किया? जबकि सारे सुविधाएं, सारे डिजिटल फुटप्रिंट उनके पास थे, अभी तक चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं किए? ये अपने आप में चिंता की बात है। इससे पता लगता है कि हिंदुस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत लचर है और बहुत ही अनअकाउंटेबल है सिस्टम को लेके, और इसी का फायदा उठा के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।